अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक था ना, वो ये है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, पीछे ना बैठो, आगे बैठो। वो था जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ये आइदर दो तरीकों से आता है, या तो जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस आ जाता है या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आ जाता है पाकिस्तान की। ठीक है, दोनों सूरतों में जो क्या कहते हैं टॉपिक है, वो डील ऑलमोस्ट एक ही तरीके से होता है। ठीक है, जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक, जिस भी सूरत में आ जाए। ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चल, अब इस इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो किस तरह है। ठीक है, आपके राइट साइड में मैप है, वर्ल्ड मैप है। और अब बॉयज अपने राइट साइड पे देख लें, गर्ल्स अपने लेफ्ट साइड पे देख लें, दोनों पे एक ही बात है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग जो हैं वो पैक हुए पड़े हैं ऐसी लोकेशंस के बीच में जहां पे कोई ना कोई एक्शन जो है वो हो रहा होता है 24 घंटे। ठीक है, हमारे वेस्ट में अफगानिस्तान है। ठीक है, अभी रिसेंटली अमेरिकन निकले हैं वहां से 2021 में। हमारे नॉर्थ के अंदर चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो हैं जो एक्स सोवियत रिपब्लिक्स हैं, यानी कि पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, तो जाहिर बात है इनके अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और नजदीक ही रशिया है, फिर थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, सिमिलरली राइट पे इंडिया है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये अक्सर सवाल होता है कि इंडिया को क्यों नहीं छोड़ा जाता, इंडिया की क्यों नहीं वो खत्म होती इंपॉर्टेंस। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि इंडिया की मिडिल क्लास जो है वो तकरीबन 35 करोड़ की है। हमारी इतनी आबादी नहीं है जितनी उनकी मिडिल क्लास है। ठीक है, और दुनिया के किसी भी मुल्क में जो बाइंग पावर होती है ना, वो हमेशा मिडिल क्लास की ज्यादा होती है। ठीक है, आप मैं हम सब जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। आपको इस बात का अंदाजा होगा, मैं ना अक्सर ये शूज की, कपड़ों की एग्जांपल देता होता हूँ कि ये मिडिल क्लास होती है जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के कपड़े खरीदती है। ठीक है ना, हम लोग नॉर्मल फहद क्लॉथ हाउस से भी कपड़े खरीदेंगे, हम लोग खरीदेंगे, ईद पे खरीदेंगे जरूर। ठीक है, जो बाकी दोनों क्लासेस है उनमें ये नहीं होता। जो अपर क्लास है वो बहुत थोड़ी होती है, वो खरीदती है सिर्फ ब्रांडेड कपड़े। जो लोअर क्लास है उसने कभी ब्रांडेड नहीं लेने, वो लोग कॉपीज, जिसे आप लोग रेप्लिकास कहते हो, वो खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है कि बाइंग पावर वो हमेशा मिडिल क्लास की बहुत ज्यादा होती है। उनकी बाइंग पावर भी ज्यादा होती है, बाइंग पावर की रेंज भी ज्यादा होती है उनकी। ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है। तो जो कंट्री फिर अपनी मिडिल क्लास की जरूरियात पूरी ना कर रहा हो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, अपनी मुल्क की प्रोडक्शन से वो जरूरियात पूरी ना कर रहा हो, तो वहां पे फिर बाहर से कंपनीज आके वो जरूरियात पूरी करती हैं। ठीक है, और इसी वजह से इंडिया की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी है कि बाहर के ममालिक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज सबसे ज्यादा इंडिया में बिकती है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी जो है वो अपनी प्रोडक्शन पूरी करता है। वो तो सरप्लस जो होता है वो निकालता है ना चाइना। ठीक है, इस वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा जो है वो बरकरार रहती है दुनिया की नजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो है वो अरेबियन सी है। अरेबियन सी जो है इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रूट, जहां से दुनिया जहान की जो वो ट्रेड गुजरनी है, वो उसका रास्ता जो है वो अरेबियन सी से होके जाता है। ठीक है, वो तो आगे ना हम अपनी सी बात करेंगे, हमारे से क्या रिलेटेड है।
तो ये तो हो गई लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है कि पाकिस्तान खुद कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पे एक तो हमारे पास जो ये जखायर है बलूचिस्तान के अंदर, और क्या कहते हैं हमारा जो ये वो ये कोस्टल एरिया, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रेड रूट के ऊपर है तो वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है। और उसी चीज को चाइना ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है सीपैक के थ्रू, ठीक है। अब सीपैक जो है वो क्या है, सीपैक एक रोड है, सिर्फ एक ट्रेन की पटड़ी है और एक रोड है, जो कि चाइना को गर्म पानियों के साथ अटैच करती है, चाइना को अरेबियन सी के साथ अटैच करती है। अगर चाइना अपने रूटीन वाले रूट से आता है जापान की तरफ से, तो रास्ते में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ चाइना के इश्यूज चल रहे हैं। मलेशिया के साथ चल रहे हैं, जापान के साथ चल रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ चल रहे हैं, ताइवान के साथ चल, ताइवान को तो वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं हमारा ही सूबा है। ये इश्यूज जो हैं ये चाइना के ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पे। साउथ चाइना सी का इशू बहुत बड़ा है। उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने जो है पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया कि आप हमें एक सड़क बनाने दें कि हम अपना जो है कनेक्शन करते हैं साउथ ये अरेबियन सी के साथ। वो जो ट्रबल्ड एरिया ना, वहां से हमारी शिपमेंट गुजरेगी ही नहीं, सड़क के थ्रू इधर आएगी, यहीं से जहाजों में लोड करेंगे, जिधर भेजनी होगी भेज देंगे, वापस आएगी, यहाँ से अनलोडिंग करेंगे, अपने ट्रकों में डालेंगे और वहां से जो है ना वो क्या कहते हैं वापस चाइना ले जाएंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंस इस तरह से हो जाती है ट्रेड के अंदर, कि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। दुनिया की ट्रेड में चाइना इज अ वेरी बिग प्लेयर, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। अमेरिकन की अगर ये वेपन्स वगैरह ना बिके अमेरिकन के, तो चाइना कब का पीछे छोड़ चुका हो अमेरिका, ठीक है। लेकिन वो अमेरिकन वेपन्स वगैरह बेच के ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड की आ जाती है सबसे पहले, सीपैक और ट्रेड वगैरह, ठीक है। ये तो हो गई मेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है, कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान हमेशा से मरकज रहा है वर्ल्ड पावर्स का। तो अफगानिस्तान के अंदर पंगे जरूर लेने होते हैं उन्होंने, उनको कोई मसला है, ठीक है, उनके साथ कोई नफसियाती तौर पे, ठीक है, तो उन्होंने पंगे जरूर लेने होते हैं वहां। अब अफगानिस्तान के अंदर जो पंगा लिया है उसका जो कच्चा छट्टा जो है वो कौन संभालता है फिर, जिस मुल्क का बॉर्डर लगता है साथ, ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी फिर पाकिस्तान में आ जाती है। और अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। व्हाई इज इट नेसेसरी? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अफगानिस्तान में इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां से दूसरे कंट्रीज के ऊपर फिर ये अपने अटैक्स करते हैं। तो उसको कम करने के लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है, और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक है। ट्रेडिशनली पाकिस्तान जो है वो उसके ताल्लुका चाइना के साथ ज्यादा अच्छे रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के साथ तो एक जंग भी हो चुकी है ना चाइना की 1962 में, और आज भी उनका जो है इशू, हमने तो बड़ी खुशी खुशी जो है लद्दाख का एक कुछ एरिया जो कश्मीर के ऊपर वो दे दिया था चाइना को अपने एग्रीमेंट में, बड़ी खुशी खुशी दे दी। इंडिया की तो जंग हो गई थी बकायदा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और लद्दाख के मामले पे। अभी भी कुछ अर्सा पहले जो है फटा चलता रहा चाइना का और इंडिया का। तो ट्रेडिशनली हम लोग चाइना के दोस्त ज्यादा रहे हैं, और ज्यादा जो है हमारा ताल्लुक अच्छा रहा है चाइना के साथ एज कम्पेयर टू इंडिया और चाइना का जो रिलेशन होता है। दैट इज वाई चाइना आस्क्ड अस कि हम जो है रास्ता दें। देयर इज नथिंग बट बिगर देन नेशनल इंटरेस्ट, ये हमेशा ध्यान में रखना। हम कश्मीरियों की तो बात करते हैं, हम वो शिनजियांग में जो मुसलमान है उगर, उनकी बात क्यों नहीं करते? आपकी नेशनल इंटरेस्ट आपके मजहब से भी बढ़ के होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ये बात ध्यान में रखना। देयर इज नो इस्लामिक ब्रदरहुड, देयर इज नो रीजनल ब्रदरहुड, देयर इज नो यू कैन से इंटरेक्शन, नो फ्रेंडशिप्स, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। ये बात जरूर है कि चाइना और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना काफी अर्से से अलाइंड है,
और अब सीपेक के थ्रू मजीद अलाइंड हो गया, वो एक अलग चीज है, बट पॉइंट स्टिल एग्जिस्ट कि देयर इज नथिंग बिगर देन नेशनल ट्रस्ट। हमारा नेशनल ट्रस्ट चाइना के साथ था, हम अमेरिका को साइड में करके चाइना के साथ खड़े हुए, खत्म हो गई बात। समझ आ रही? तो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सबसे पहले आता है। फ्रेंडशिप्स, ताल्लुकात, इंटरेक्शंस, नो दे डोंट मैटर। हो सकता है कश्मीर में भी ऐसा ही हो, बिल्कुल ही साइड पे ना किया हुआ उन्होंने, वो तो फिल्मों में बड़ा अच्छा दिखाते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हो सकता है कश्मीर के अंदर जो है वो साइड में ना किया हो, वो तो फिल्मों में तो बड़ा अच्छा दिखाते हैं, इंडियंस का बड़ा अच्छा सलूक है कश्मीरियों के साथ, फिर अपनी खबरों में भी वो बड़ा बताते हैं फिर। देखो पता है बात क्या है, मैं ये नहीं कहता आप गलत कह रहे, देयर ऑलवेज अ सेकंड साइड ऑफ द कॉइन। सिक्के के हमेशा दो रुख होते हैं, ठीक है ना? अब दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो एग्जैजरेट किया जा रहा है चीजों को, या फिर वाकई ऐसा है किसी न किसी लेवल पे। अब मुझे एक बात बताओ, वो बात सड़क पे निकाल के तो नहीं मारेंगे किसी को, ना वो सीने पे हाथ मार के कहेंगे हाँ भाई हम कर रहे हैं इनके खिलाफ। दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? वैसे भी आप जो हो, आप पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी वहां गए हुए हो, पाकिस्तानियों के सामने वो करेंगे इस तरह, या पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करेंगे? वो कभी नहीं करेंगे। बात फिर वही, मैं ये नहीं कहता ऐसा हो रहा है वहां। मैंने तो यही बात की है, जहां तक वो उग्र मुसलमानों का ताल्लुक है ना, रिपोर्टें आ तो रही है ना किसी हद तक, ठीक है? कई उग्र मुसलमान भी वहां पे यही कहते हैं कि हमें दाढ़ी नहीं रखने देते, हमें रोजा नहीं रखने देते, हमें फलाना नहीं करने देते, हमें ये नहीं करने देते, ठीक है? तो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये तो जब वो अप्रोच देंगे तब पता लगेगा, और अप्रोच भी नहीं दे रहे वो। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मे और मे नॉट बी, जब तक चीज क्लियर नहीं होती तो मे और मे नॉट बी, दोनों चीजें पॉसिबल, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दोनों चीजें पॉसिबल, ठीक है? चलो, उसके बाद एक चीज जो पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ड्यू टू बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, वो बड़ी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, ठीक है? रीजन के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हैं, और एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द रीजन, इनका अखराजात जो एज, अब मैं ये कह रहा हूँ एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द रीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अपने उस पे अखराजात कम है, पैसा थोड़ा लगाना पड़ता है, फौज जो है वो काफी रिजिलियंट है, तजर्बाकार है, दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल जंग लड़ी है, तो कम रिसोर्सेज में अच्छी परफॉर्मेंस देने की आदत आदि है फौज, ठीक है? उसको फिर एज लेवरेज जो है वो इस्तेमाल, एज एज यू कैन से पॉजिटिव पॉइंट या अपनी बेनिफिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रीजन, जैसे लेट्स जस्ट अफगानिस्तान के अंदर यूज किया गया अपनी जान छुड़ाने के लिए, ठीक है? या ये कहा जाता है कि टेररिज्म जो है उसको जो है वो खत्म किया जाए, ठीक है? ये सब चीजें जो है ये करने के लिए क्या होता है, ये होता है कि वो चीजें जो है पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट बना देती हैं इन द आईज ऑफ द इंटरनेशनल पावर्स। रीजन के अंदर अगर आपने मेंटेन करना है पीस, या उसको मेंटेन करना है, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, तो हमारी आर्मी जो है उससे हेल्प ली जाए, ठीक है? उसको अपने साथ जो है वो गुड टर्म्स पे रखा जाए, अच्छे टर्म्स के ऊपर, अच्छे रिलेशंस में रखा जाए, ठीक है? तो एक पॉइंट वो एडअप हो जाता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो स्ट्रांग है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, मैं ट्रेड करवा दिया, अफगानिस्तान करवा दिया, मिलिट्री करवा दिया, नेक्स्ट जो है आपका वो है मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में कैसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान? पहली बात तो ये मिडल ईस्ट के हम लोग बिल्कुल साथ हैं,
आपको शायद पता हो ना पता हो, गवादर पहले ओमान का हिस्सा हुआ करता था, 58 में खरीदा पाकिस्तानियों ने, ठीक है, 1958 में, पता नहीं 57 में, 58 है, 58 है। तो मिडिल ईस्ट के बिल्कुल साथ है। अब मिडिल ईस्ट की एक प्रॉब्लम है, वो है ईरान सऊदीया राइवलरी। सऊदी अरेबिया और ईरान की जो राइवलरी है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में। एक चीज यहां पे क्लियर होने वाली ये है कि ईरान और सऊदीया की जो राइवलरी है वो शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। ये बात आप अपने जहनों से निकाल दें, ठीक है। ईरान और सऊदीया की लड़ाई जो है वो हरगिज शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। ईरान और सऊदीया की जो लड़ाई है वो हेजीमोनी की लड़ाई है, रीजन के अंदर कौन जो है वो बादशाह होगा, किसका सिक्का चलेगा रीजन में। तो ईरान और सऊदीया की लड़ाई जो है वो हेजीमनी की लड़ाई है, वो सेक्टेरियन वॉर नहीं है, सेक्टेरियन क्राइसिस नहीं है। लेकिन उससे होता क्या है, पाकिस्तान में चूंकि दोनों सेक्ट्स की कंसिडरेबल पॉपुलेशन मौजूद है, शिया की भी और सुन्नी की भी, तो पाकिस्तान में क्लैश होने का खतरा बड़ा ज्यादा रहता है, शिया सुन्नी क्लैशेस होने का, उसको इग्नाइट किए जाने का, ये खतरात काफी मौजूद रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसको केटर करने के लिए पाकिस्तान को रोल प्ले करना पड़ता है, बोथ इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, कि ईरान और सऊदीया की जो आपस की चपलिश है उसको कम किया जाए, ठीक है। ईरान और सऊदीया के जो आपस के प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम लेवल पे रखा जाए, ताकि एक रीजन के अंदर पंगे ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, नंबर दो मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो पाकिस्तान से ज्यादा सऊदीया का वफादार है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल पाकिस्तान से ज्यादा ईरान का वफादार है, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को रोल प्ले करना पड़ता है मीडिएशन का, बाज दफा चीजों को कूल डाउन करने का, बाज दफा चीजों को नॉर्मेलिटी पे लाने का, बोथ इन द रीजन मिडिल ईस्ट एंड इनसाइड द कंट्री। हो गया क्लियर? क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, आईआर के अंदर ना नॉन स्टेट एक्टर्स तीन तरह के होते हैं। आईआर जब भी मैं वर्ड बोलूंगा तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है ना। आईआर के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स की ना तीन इकसाम बयान की गई है। एक होती है आईजीओज, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, आईजीओज, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों में से जो भी कर लें। दूसरी है एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका पता होगा आप लोगों को। तीसरी है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब नॉन स्टेट एक्टर वो होता है, नाम से जाहिर है, जिसका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं होता, वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में एक मुल्क के अंदर काम करता है। गवर्नमेंट से, का कोई गवर्नमेंट की एंटिटी नहीं होती, वो गवर्नमेंट की एंटिटी नहीं होती, गवर्नमेंट से सेपरेट होके प्राइवेट कैपेसिटी में काम करते हैं वो, ठीक है। आईजीओज की एग्जांपल लिख लें आपकी, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएस एड, यूके एड, नहीं 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 नहीं, यूएस यूके एड एनजीओ की एग्जांपल है।
IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 3 लिख लो। यूनिसेफ हो गया, यूनिसेफ कर लो। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है एक, है यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। एनजीओ की एग्जांपल लिखवाई, यूएस एड, यूके एड, ये इंटरनेशनल है, और पाक तुर्क फाउंडेशन है, ये इंटरनेशनल है। और आपकी जो लोकल है उसमें आपकी ईदी और अल खिदमत। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी आ जाती है ISIS है, ISIS पूरा है, ISKP है, लश्कर इस्लाम है, अंसारुल इस्लाम है वो ब्रेक डाउन होगी इसी में, लश्कर इस्लाम, अंसारुल इस्लाम और पंजाबी तालिबान ब्रेक डाउन हो गई इनमें। अब अमेरिकन के नजदीक जो अफगान तालिबान है ना, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान का वो कहते हैं ना टेटवा दबाते हैं। जाहिर सी बात है, निगोशिएशंस की टेबल पे तो हम ही लाए थे ना उन्हें, और हम लिंक माने ना भी माने तो निगोशिएशंस की टेबल पे तो हम ही लेके आए थे ना उन्हें, ठीक है। इस वजह से लोग ये समझते हैं, अमेरिकन से ये कहते हैं कि जी उनको कंट्रोल करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल है। सो दैट इज वाई पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है। पाकिस्तान जो है वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को निगोशिएशंस की टेबल पे ला सकता है, जिसकी वजह से अमेरिकन और दूसरे कंट्रीज के प्रॉब्लम्स जो है वो कई काफी हद तक सॉल्व भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। इस वजह से पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। जब फिर इंपॉर्टेंस, एक तो चाइना के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, चाइना के लिए एक तो इंपॉर्टेंस थी ना ट्रेड की सीपेक के थ्रू, एक जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि चाइना को फुट होल्ड मिल गया है, चाइना और रशिया को रीजन में फुट होल्ड मिल गया वाया सीपैक। वो कैसे? गवादर से इनकी ट्रेड हो रही है, जाहिर बात है उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, गवादर को प्रोटेक्ट भी करेंगे, पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा, चाइना वाले भी करेंगे। जाहिर बात है जब प्रोटेक्ट करेंगे तो प्रेजेंस होगी चाइना की किसी न किसी सूरत में, नेवी की होगी, आर्मी की होगी, एयरफोर्स की होगी, जिसकी भी होगी, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंस जो है पाकिस्तान की फिर वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो पोर्ट पाकिस्तान की है। तो चाइना के ऊपर भी ये फर्ज होगा कि पाकिस्तान की पोर्ट पे अगर कोई हमला होता है तो उसको चाइना भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि चाइना के अपने स्टेक्स इन्वॉल्व है। सिमिलरली रशिया के भी स्टेक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि रशिया भी यहीं से ट्रेड करेगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो वो जो एक प्रोटेक्शन है, वो जो एक क्या कहते हैं डिफेंसिव प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसने इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है पाकिस्तान की, ठीक है। समझ आ गई? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये कंट्रीज जो है ना पाकिस्तान के ऊपर वाले, इधर नहीं होंगे, उधर है। तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, काजाकिस्तान, 5 कंट्रीज हैं। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं इन्हें, कार्स या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये सारे कंट्रीज जो हैं
ये बहुत रिच है इन नेचुरल रिसोर्सेस, गैस, पेट्रोल और ये सारा जो फ्यूल है इसमें ये बहुत रिच है। ठीक है, लेकिन समुंदर नहीं लगता, लैंड लॉक्ड है, समुंदर को भी नहीं लगता। ठीक है, तो ट्रेड कहां से होगी फिर? कैस्पियन सी समुंदर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, तो बड़ा सी नहीं लगता जिससे ट्रेड हो। तो जब सी नहीं लगेगा तो ट्रेड कैसे होगी? पाकिस्तान के थ्रू, सड़क चाइना ने बना दी है, तो ट्रेड हमारे थ्रू होगी इनके फिर। और जब इनकी ट्रेड हमारे थ्रू होगी तो इन कंट्रीज के भी स्टेक इन्वॉल्व होंगे पाकिस्तान में। उनका एक रास्ता मिला हुआ है उन्हें, तो रास्ते की प्रोटेक्शन तो चाहेंगे ना कि हो। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है वो इन कंट्रीज के लिए भी बढ़ जाएगी, और फिर इन कंट्रीज से पाकिस्तान फायदे ले सकता है। सस्ती गैस ले ली, सस्ता फ्यूल ले लिया। ठीक है, तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन कार्स, जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनके लिए बढ़ जाएगी। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट होगा इन कंट्रीज के लिए कि पाकिस्तान जो है एक तो तरक्की भी करे और पाकिस्तान का जो एरिया है वो भी सलामत रहे और पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक भी ना करे। ठीक है, क्लियर हुआ है? ये तो थी कुछ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की। मैंने आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखवाए हैं बैठ के। ठीक है, इन पॉइंट्स की बेस पे ये पूरा एसए आया था पीएमएस 2019 का जो मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है, ये एसए था और मैंने यही एसए अटेम्प्ट किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, इसमें एडअप भी हो सकता है मजीद। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, आप अपना रिसर्च करें, इस टॉपिक को जाके पढ़ें एक दफा घर में, जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ें, जो समझ आ जाए ठीक है, ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें मजीद एडअप भी हो सकता है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डलेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज पाकिस्तान से अटैच होंगे इन। हेलो, वालेकुम सलाम। क्लास पढ़ा रहा हूँ रेस्ट। हाँ, वो मुझे पता है, मुझे भी मिल गया, मैंने मैम से बात कर ली है। हाँ, मैं ना अभी क्लास से फ्री होके ना भेज देता हूँ मैम को। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो ये इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आज आपको जो है वो थोड़ी सी करवाई है, जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से क्यों इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। ठीक है, आईआर के अंदर जब पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, आपकी एक कंट्री क्यों पावरफुल है, तो उसके दो किस्म के फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पावरफुल हो सकता है। एक होते हैं उसके प्राइमरी फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स कहते हैं उन्हें, पावर के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनकी बेस पे कंट्री पावरफुल या वीक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी हैं वो होते हैं जिनके बगैर कंट्री पावरफुल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, जो सेकेंडरी होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे जो हो या ना हो कंट्री पावरफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो हो, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी है ना उनमें
एक तो आपकी इकोनॉमी आती है सबसे पहले, उसके बाद आपकी नेशनल पावर आती है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स करवा रहा हूं, ठीक है। फिर आपका नेशनल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और साथ में आता है आपका जियोग्राफी, आपकी ज्योग्राफी जो है, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कह लें, ज्योग्राफी सिंपल वर्ड्स में कह लें, ठीक है। आपकी जो ज्योग्राफी, आप हैं कहां पे। अब न्यूजीलैंड की ज्योग्राफी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दुनिया की नुक्कड़ में है, किसी को क्या लेना देना, वहां पे कोई लेना देना नहीं। तो न्यूजीलैंड की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इतनी ज्यादा उसकी उसकी ओपिनियन नहीं काउंट करती, और ऑस्ट्रेलिया के साथ राइट साइड में बॉटम पे है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में न्यूजीलैंड की बात जो है वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमी, वाई चाइना इज इंपॉर्टेंट, वाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट, वाई यूएसए इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेशनल पावर, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट बनाती हैं एक कंट्री को। सेकेंडरी में क्या फैक्टर्स आते हैं, सबसे पहले तो आता है आर्मी, मिलिट्री पावर। वैसे इसके अलावा भी है, प्राइमरी भी है इसके अलावा और सेकेंडरी भी है, 10-12 ही है दोनों, 10-12 वो है, 10-12 वो है, मैं तो सिंपल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। मिलिट्री पावर आ जाती है, आपकी इंटरेक्शन आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है विद अदर कंट्रीज, ठीक है। काइंड मतलब सेकेंडरी है ना, चाइना अमेरिका के रिलेशन अच्छे ना भी हो तो चलता है काम दोनों का। लेकिन अगर इकोनॉमी वीक हो, अब जैसे हमारी इकोनॉमी वीक है, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वन सुपर पावर या रीजनल पावर, हम डिपेंडेंट होंगे, इकोनॉमी वीक है तो चाइना पे है हम डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड अमेरिका या चाइना की जो इकोनॉमी है वो वीक नहीं है अपेरेंटली, तो उनको अगर अमेरिका चाइना की ट्रेड वॉर चल भी रही है तो उनको ठंड है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज है, एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उसके पास अगर मिलिट्री वीक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है काम। लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी वीक है और मिलिट्री स्ट्रांग है तो वो कंट्री स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग मिलिट्री के लिए आपको पे करना है, उसकी पे देनी है, उसके इखराजात पूरे करने हैं। जब इकोनॉमी वीक है तो कहां से पूरे करेंगे फिर आप, फिर इवेंचुअली आपकी जो मिलिट्री है वो डाउन साइज हो जाती है, उसकी डाउन ग्रेडिंग हो जाती है। इसलिए जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है उनके साथ एक कंट्री पावरफुल हो सकता है, उनके बगैर नहीं हो सकता। लेकिन सेकेंडरी में हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी है कि वो पावरफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपने जहन में रखनी है। तो जियो ज्योग्राफी जो है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स में आता है। अगर आपकी लोकेशन दुनिया के मैप पे अच्छी नहीं है तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो दुनिया को इससे फर्क पड़ेगा, जब काम पड़ता है जब आपको किसी से, तो जाहिर बात है तभी उसे फोन करते हैं ना आप। हमारे यहाँ तो यही होता है, हमारे मुल्क में, मैं तो बैठा हूँ दफ्तर में, मुझे पता है। मेरी जब एलोकेशन हुई थी, मुझे मैट्रिक के क्लास वालों के फोन आने शुरू हो गए थे, यार अब हमारी जॉब भी करवा दो। मैंने कहा अच्छा हमें भूल ना जाना, मैंने कहा जिस तरह आपने याद रखा है वैसे याद रखूंगा आपको मैं, ठीक है। मैट्रिक के बाद पूछा तक नहीं था उन्होंने, जॉब लगने के बाद उनको कांटेक्ट करना शुरू कर। दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स मूव ऑन, दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर मेड, दिस इज हाउ अ कंट्री इज जियो स्ट्रेटेजिकली या जियो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई सवाल हो।
है? नहीं है? नहीं है? डरे हुए क्यों हो? मैं तो आज तबीयत भी खराब हो रही है थोड़ी बहुत है। डरी भी क्यों हो? स्पेशली लेडीज घबराई भी होती हैं, पता नहीं क्या। पकौड़े बनाने होते हैं घर जाके, ये इशू है। मैंने भी घर जाके पकौड़े ही बनाने होते हैं। चलो आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह कल शायद लेक्चर हो मेरा। कल फिर पूछना है किसी ने कुछ? नहीं? चलो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। यार